जो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके लिए पूरी एक एक्सपेरिमेंट सीरीज जिसमें आपका ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें आपका हार्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें आपका एवरी और मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट था, जिससे ये प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। और आज इस लेक्चर में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और सीएसआईआर नेट या सीयूटीपीजी या कोई भी लाइफ साइंस के एग्जाम में इस बेसिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ऐप एड्यू नागर हब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस ऐप पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमारा सीएसआईआर नेट और सीयूटीपीजी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ऐप को डाउनलोड करके और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैं आप लोगों को, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर को बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, जिससे क्वेश्चंस उनके आंसर हम टॉपिक पढ़ने के बाद देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चंस देखने के बाद जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम आ जाएगा, क्योंकि पहले आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बाद आप टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये अच्छा खासा मेथड है जिससे कि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो सामने बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चंस को पढ़ने में हम नहीं लेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस हैज द लार्जेस्ट हाइड्रोजन पॉसिबिलिटी। ये आपका सीएसआईआर नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। Question number 2, chirality of DNA is due to the base stacking hydrogen between base in deoxyribose. Third question, DNA is not hydrolyzed by alkali, whereas RNA is readily hydrolyzed. This is due to the double helical structure of DNA, the presence of uridine in RNA, due to feature observed in RNA such as stamp loop structure, the presence of 2' OH group in RNA. And fourth question बेटा, द केमिकल नेम ऑफ थाइमिन इज, ये जीएनयू का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें थाइमिन का जो केमिकल नेम पूछा है। अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट, क्योंकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि डीएनए है क्या। डीएनए को आप कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसकी राइबोस शुगर है, जो इसकी डीऑक्सी राइबोस शुगर है, उस शुगर में से सेकेंड प्राइम में से ऑक्सीजन क्या होता है आपका मिस होता है। मिसिंग ऑक्सीजन क्या मिस होता है, ऑक्सीजन मिस होता है। राइबो मींस राइबो स्टैंड करता है राइबोस शुगर को। न्यूक्लिक मींस रिप्रेजेंट करता है सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। और एसिडिक इसका नेचर होता है, क्योंकि इसके पास फास्फोरस ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन की हम बात करते हैं, तो इसके कंपोजिशन में आपका एक होता है पेंटोज शुगर, एक आपका होता है नाइट्रोजन बेस, और थर्ड आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। जब हम पेंटोज ग्रुप की हम बात करते हैं तो डीएनए के अंदर, क्योंकि पेंटोज आपकी दो तरह की शुगर होती है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक आपकी राइबोस शुगर। तो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसका जो सेकेंड प्राइम है, इस सेकेंड प्राइम पे इसका क्या होता है, ऑक्सीजन मिस होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको डीऑक्सी। क्या कहते हैं इसको, डीऑक्सी। जबकि राइबोज के पास अगर आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा OH होता है। इसीलिए जो आरएनए है वो, अगर मैं डीएनए और आरएनए की स्टेबिलिटी की बात करूं, इस शुगर की वजह से डीएनए हाईली स्टेबल होता है कंपैरिजन देन आरएनए, क्योंकि आरएनए के पास एक एक्स्ट्रा OH होता है, इसलिए वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है कंपैरिजन देन डीएनए। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका प्यूरिन होता है, एक आपका पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन जो होता है वो आपका 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जबकि पिरिमिडीन जो होता है बेटा वो आपका 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब जब आपके सामने मैंने दिखाया वो आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि प्यूरिन जो है आपका एडेनिन और गुआनिन होता है। अगर मैं पिरिमिडीन की मैं बात करूं तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। आरएनए के अंदर आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। सर ये तो बेसिक चीज है, ये सबको पता है, मैं भी जानता हूँ ये बेसिक चीज है, आप लोग को पता है, पता होनी भी चाहिए। लेकिन यहां से इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस कहां से आता है, ये मैं आप लोगों से बात करूंगा।
एडेनिन का अगर आप देखेंगे, एडेनिन का जो केमिकल नेम है, सबसे पहले आपको ये जो 5 आपके नाइट्रोजन बेस हैं, इनके आपको केमिकल नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आप एडेनिन का देखेंगे तो एडेनिन का आप क्या नाम है, 6 पोजीशन पर इसका क्या है, अमीनो ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। क्या कहते हैं इसको हम, 6 अमीनो प्यूरिन। अगर ग्रुप ग्वानिन की आप बात करोगे तो ग्वानिन के पास जो सेकंड पोजीशन है उस पर अमीनो ग्रुप है, और आपका जो 6 पोजीशन पर उस पर ऑक्सीजन, तो इसको हम कहेंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सी, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। और अगर आप एडेनिन की बात करोगे तो 6 अमीनो प्यूरिन। इधर आप साइटोसिन का देखिए, साइटोसिन को आप कहेंगे 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्यूरिन, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन। अगर यूरेसिल की आप बात करेंगे तो 2 4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन, 2 4 डाई ऑक्सी, 2 4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन। और अगर आप थायमीन की आप बात करेंगे तो 2 4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन, 2 4 डाई ऑक्सी 2 4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। एक तो इनका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, दूसरा इनमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेस है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये क्वेश्चन CSIR नेट में आया हुआ है, ऐसा कौन सा नाइट्रोजन बेस है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा जो है बेटा वो आपका क्या है, एडेनिन है। देख लीजिए इन पांचों में से एडेनिन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आप नेक्स्ट देखिए, जो बॉन्डिंग होती है किसके बीच में, जो आपका नाइट्रोजन बेस है, जो आपका राइबोस शुगर है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जैसे ही इनमें फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजन बेस और जो शुगर है, चाहे वो राइबोस शुगर है चाहे वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इस बॉन्ड को हम कह रहे हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूंगा प्यूरिन की, तो प्यूरिन जो अटैच होगा वो N9 नंबर से अटैच होगा। अगर बात करोगे पिरिमिडीन की तो पिरिमिडीन अटैच होगा N1 नंबर से। और जो राइबोस शुगर है या डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसका जो कार्बन नंबर है वो हमेशा फर्स्ट रहेगा, यानी फर्स्ट प्राइम से। या तो अगर आपका प्यूरिन है तो N9 होगा और पिरिमिडीन है तो आपका N1 होगा, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपका बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसके बाद हम बात करते हैं, जब अभी हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोसाइड की, और जैसे ही फॉस्फेट अटैच होता है 5 प्राइम से, किसके 5 प्राइम से, राइबोस के 5 प्राइम से, तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिया है ATP का, क्योंकि आप लोग जो है अगर एनर्जी यूज करते हैं तो वो ATP की फॉर्म में यूज करते हैं। और बॉन्डिंग को समझने के लिए, न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग को समझने के लिए हमने यहाँ पर ATP का स्ट्रक्चर लिया है, क्योंकि जब फॉस्फेट आके अटैच होगा, पहला फॉस्फेट आके अटैच होगा, तो उसको हम, उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो होगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होगा। तो लेकिन जो लास्ट के जो दो बॉन्ड हैं, अगर आप 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड बेटा। और ये जो बॉन्ड है ये बहुत हाईली एनर्जिक बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत हाईली एनर्जिक बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड जो होगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होगा, और लास्ट के जो दो बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड, जो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, जब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपका क्या होगा, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपका बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये हो गया,
एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये होगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपका होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो पहले आपने पढ़ा बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में होता है। उसके बाद आपने पढ़ा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में होता है। उसके बाद अगर आप डबल यानी कि तीन फॉस्फेट अगर आप उसमें अटैच करेंगे, ट्राई फॉस्फेट अगर उसमें अटैच करेंगे, तो जो दो बॉन्ड है, पहला बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा और जो बाद के जो दो बॉन्ड है वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होंगे। और ये आपका जो है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। तो बॉन्डिंग आपकी आई थिंक क्लियर है, क्योंकि सिंथेसिस जो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है क्योंकि जो 3OH है वो फ्री होता है। क्या होता है? 3OH उसका फ्री होता है। तो अब मैं बात करूं, जब इसके नेम्स की हम बात करेंगे तो जहां पर डी ऑक्सी वर्ड है वहां पे डीएनए होगा, जहां पर डी ऑक्सी वर्ड हट गया वहां पे आरएनए होगा। अगर आप देखेंगे न्यूक्लियोसाइड को, अगर आपने एडेन अटैच किया तो इसको हम कहते हैं डी ऑक्सी एडिनोसिन, और अगर आरएनए है तो उसको सिर्फ हम कहेंगे एडिनोसिन। और अगर आप लोग ग्वानिन को अटैच करेंगे तो डी ऑक्सी ग्वानिसिन, और अगर आरएनए की बात करेंगे तो आपको ग्वानिसिन। तो इस तरह से इसके नेम आप लोग देख सकते हैं। जहां पर डी ऑक्सी वर्ड है वहां पर डीएनए होगा, जहां से डी ऑक्सी वर्ड हटा दिया है वहां पर आपके आरएनए होगा। इस चीज को बेटा ध्यान रखना बहुत अच्छे से। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाई इज डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए, डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में स्टेबल क्यों होता है? तो सबसे पहले एक मैं आपको बता ही चुका हूं कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। क्योंकि आरएनए के पास एक एक्स्ट्रा OH होता है इसलिए वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है कंपैरिजन देन डीएनए। दूसरा, डीएनए के पास थाइमीन होता है, थाइमीन के पास मिथाइल ग्रुप होता है जो कि यूवी रेडिएशन से उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड, आपका डीएनए डबल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसलिए डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में आपका क्या होता है? स्टेबल होता है। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने लिया था उसमें उन्होंने चारगेफ की और फ्रैंकलिन की जो स्टडी को लेकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल आप कहते हैं। तो चारगेफ ने क्या कहा? चारगेफ ने कहा कि जो बेस कंपोजिशन है डीएनए का वो स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज क्या करेगा? डिफर करेगा। एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जाएंगे तो जो बेस कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही स्पीसीज के डिफरेंट टिश्यू से आप डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो उनका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। कैसा रहेगा? उनका कंपोजिशन सेम रहेगा। और थर्ड, डीएनए के कंपोजिशन पे आपका एनवायरमेंट फैक्टर, आपकी एज, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होगा। जैसा आपका डीएनए वो एज इट इज रहेगा। आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी खा लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फोर्थ, उन्होंने कहा कि किसी भी डबल हेलिकल डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, यानी कि 50% प्यूरिन होगा, 50% पिरिमिडीन होगा। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो A/T आप कह सकते हैं A/T इक्वल टू 1 कह सकते हैं, G/C इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं। जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा। और प्यूरिन अपॉन पिरिमिडीन आप क्या कह सकते हैं? टू 1 कह सकते हैं, यानी कि A+G/C+T इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये प्यूरिन हो गए, पिरिमिड होना। लेकिन अगर मैं कहूँ A+T/G+C इज नॉट इक्वल 1, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब हम वाटसन क्रिक की हम बात करते हैं तो जो A और T है उसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जो क्वेश्चंस हैं चारगेफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ लेगा, आपका जो कंपोजिशन है न्यूक्लियोटाइड्स की, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स कितने कितने होंगे, बेस का संख्या पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद अपने बैक उस पे जाते हैं कि जो हम लोगों ने क्वेश्चंस स्टार्टिंग में देखे थे। पहला क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि विच
वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस हैज द लार्जेस्ट हाइड्रोजन पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट आपका एडेनिन, सेकंड आपका गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ए टी का तो ऑप्शन यहाँ से खत्म होगा, बचे गुआनिन और सिन। गुआनिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो गुआनिन की कैपेबिलिटी कंपेरिजन साइटोसिन ज़्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, गुआनिन आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आपका क्या आएगा, गुआनिन आएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कायरलिटी ऑफ डीएनए ड्यू टू। कायरलिटी का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट से या जिस कार्बन से या जिस मॉलिक्यूल से उसके चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के उस कार्बन को उसका क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीऑक्सीराइबोस, अगर आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है आपकी, उससे चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो डीएनए में जो कैरलिटी आती है वो किसकी वजह से आती है, डीऑक्सीराइबोस की वजह से आती है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग, डीएनए इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कली वेयरएज आरएनए इज रेडली हाइड्रोलाइज्ड। तो इसका लास्ट ऑप्शन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ सेकंड ओएच ग्रुप इन आरएनए, क्योंकि आरएनए के पास एक एक्स्ट्रा आपका ओएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ थायमिन इज 2,4-ऑक्सी-4-अमीनोपिरिमिडीन, 2,4-डाईऑक्सी-5-मेथिलपिरिमिडीन, 2,4-डाईऑक्सी-पिरिमिडीन और नन ऑफ द एबव। तो ये आपका क्या आएगा, 2,4-डाईऑक्सी-5-मिथाइल-पिरिमिडीन, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रक्चर इसका देखा हुआ है, स्ट्रक्चर में आप लोग को पता है कि उसका केमिकल नेम क्या है। सो अगर मैं चारगेफ की क्वेश्चंस की बात करूं तो चारगेफ में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आप लोग को बता देता हूं। आप देखिए, वन ऑफ पहला क्वेश्चन देखिए जो जेएनयू में आया हुआ है, वन ऑफ द स्टैंड डबल स्टैंडर्ड 10 kbp DNA has the following number of base residue: A 3800, T 2600. The base composition of the whole double standard DNA molecule will be। आप देखिए यहाँ पर बेटा जो बात करी है वो डबल स्टैंडर्ड की बात करी है, और जब हम डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो एक जो है वो 10 kbp का दिया है, तो दूसरा भी कितना होगा, 10 kbp का होगा। दूसरा जो KBP है, किलो बेस पेयर, 1 किलो बेस पेयर इज इक्वल टू 1000 बेस पेयर, 1 किलो बेस पेयर इज इक्वल टू 1000 बेस पेयर। तो यहाँ पर 10,000 ये हो जाएगा, 10,000 ये हो जाएगा और 10,000 ये हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका जो है वो 20,000 बेस पेयर। एक तो ये आपको पता चला। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक स्ट्रैंड पर आपका एडेनिन जो है 3,800 है। अगर इस पे 3,800 है तो टी इस पे बेटा कितना होगा, 3,800 होगा। उन्होंने कहा कि टी जो है आपका 2,600 है, तो इस पे ए कितना होगा, 2,000, सॉरी हाँ 2,600 होगा बेटा। अब ए और टी की अगर आप संख्या निकालेंगे, ए कितना था 3,800 प्लस 2,600, टी कितना था 2,600 प्लस 3,800। तो आप देखेंगे 6,400, 6,400, ए और टी आपका 6,400 आ गए। ए और टी को अगर आप जोड़ेंगे, ए और टी को अगर आप जोड़ेंगे 6,400 प्लस 6,400 इज इक्वल टू 12,800। टोटल कितना था आपके पास 20,000, 20,000 में 1,000 कितना 12,800 अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास 7,200 आ जाएगा। 7,200 ये किसकी संख्या आ गई आपके पास, जी और सी की आ गई, जी और सी की आ गई बेटा 7,200, और जी और सी बराबर है तो इंटू 2 कर दीजिए, तो जी इज इक्वल टू 3,600, सी इज इक्वल टू 3,600 मीन्स, और ए कितना आया था आपका 6,400, टी आपका कितना आया था 6,400। तो दैट मीन्स ए की संख्या 6,400, टी की संख्या 6,400, जी की संख्या 3,600, सी की संख्या 3,600। तो ऑप्शन आपका आएगा बेटा डी। क्या आएगा आपका ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बी डीएनए ऑफ 1000 बेस पेयर with base adenine occurring 75% of the times in one strand and 10% in the other strands। अब आप देखिए इसमें पूछा हाइड्रोजन बॉन्ड,
और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपका एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि टोटल जो है वो आपका क्या है, टोटल आपका 1000 बेस पेयर है। टोटल कितना है, 1000 बेस पेयर। इसमें से आपकी दो स्ट्रैंड है, 75% आपका एडेनिन यहाँ पे है, ठीक है, और टी आपका 10% यहाँ पर है। तो यहाँ पर टी कितना होगा 75%, यहाँ पर ए कितना होगा 10%। तो अगर आप देखेंगे ए और टी जो है आपका हो गया 85%। अगर ए और टी 85% है तो जी और सी कितना बचा बेटा 15%। अगर 1000 का आप 85% करेंगे तो 850, 15% करेंगे तो 150। अब ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन इंटू 2 कर दीजिए। जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इंटू 3 कर दीजिए। ये 1700 आ गया, ये आपका 450 आ गया, और टोटल अगर आप निकालेंगे तो 2150 इसका आंसर आएगा। 2000 यानी कि इसका जो आंसर होगा बेटा वो कैसा होगा आपका, फर्स्ट आपका ये जो आंसर होगा। तो इस लेक्चर को हम लोग आज यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टेबिलिटी पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप ज़्यादा लंबा लेक्चर देख नहीं पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हम PYQs और उसके स्टेबिलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।